Hello everyone, good evening. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. How are you all? कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी सभी को. ऑडियो वीडियो इज क्लियर? हाँ जी, बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का. और आज थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ बिकॉज गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है. वेरी वेल, वेरी वेल मैम. ओके जी, गुड इवनिंग जी. पीडीएफ मिल गई थी कल सभी को? सब ठीक है, बस आप ठीक नहीं लग रहे हैं. हाँ जी, अभी ज्ञान जी क्या करें, अब कोल्ड कफ हुआ था वो मेरी अब गले में प्रॉब्लम, गले में इरिटेशन हो रही, बहुत ज़्यादा पेन है, काफ़ी कुछ खा लिया पी लिया मेडिसिन ले ली, गले की पेन नहीं जा रही है. ओके, गुड इवनिंग. ज्वाइन हो जाओ सभी क्लास में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. आज आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट होनी है, पता है ना आप लोगों को? रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, तभी ज्वाइन हो जाओ क्लास में. गुड इवनिंग जी सभी को. आपका इम्यून सिस्टम वीक है, फिर भी आप बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है. एक्चुअली ना यहाँ पे शिमला में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है. इम्यूनिटी सिस्टम तो पता नहीं मुझे वीक है कि क्या है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है. पहले सरोज मैम जो है आपके, पहले उनको वायरल हुआ, उसके बाद 2-3 लड़कियाँ और थी, फिर उनको वायरल हुआ, और लास्ट में जाके फिर मुझे हुआ. ऐसा कुछ हुआ है. जो हिंदी पढ़ाते हैं आपके, पहले उनको वायरल हुआ, उसके बाद फिर आगे आगे चलते चलते. मैम आज मेरे साथ बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ. मैम आई कांट बिलीव. क्या हो गया मिस प्रेम जी आपके साथ? हाउ आर यू मैम? ठीक है, बस गले में पेन है, और इतनी ज़्यादा पेन है कि खाना तक नहीं खाया जा रहा है. सुबह से खाना भी नहीं खाया प्रॉपर तरीके से, सलाइवा तक इवन सोलो नहीं किया जा रहा. क्या हुआ मिस प्रेम जी आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी. ओके जी. पीडीएफ मिल गई थी ना कल सभी को? 7-3 हो गए हैं. सभी ज्वाइन हो गए क्लास में? ठीक है, करें फिर क्लास को स्टार्ट. ओके. यस मैम, मिल गई है. ओके जी, गुड. करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए. अच्छा, आप लोगों को अपने एग्जाम की डेट पता है ना, कब होने वाले आपके एग्जाम? फॉर्म भी आ ही जाएंगे. ठीक है जी, जैसे ही फॉर्म आते हैं तो आपको पता है कि अपडेट तो कर दिया जाएगा आप लोगों को, यूट्यूब पर भी वीडियो आएगी और क्लास में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा. आपके एग्जाम होने हैं 6 दिसंबर टू आपका 20 दिसंबर, ठीक है. तो उसी हिसाब से प्लीज अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो. ओके. पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो. ठीक है जी. अभी घूमना फिरना, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब काम की चीजें, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो रखो, बाकी सारी चीजों को अनइंस्टॉल करो. ओके जी. बाकी सारी चीजों को, नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करो, बस जब आपको जरूरत हो किसी चीज की तभी आपके पास इंफॉर्मेशन आए. ऐसे नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो साथ में आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की. जब आप खुद चाहो कि हाँ आपको कुछ देखना है इम्पोर्टेंट, तो आप खुद देख पाओ. क्योंकि मेरी एग्जाम की स्ट्रेटेजी तो यही थी, बिकॉज जब मैसेज आते किसी फ्रेंड के या कोई भी या फैमिली से, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है पढ़ते टाइम. इन चीज़ों का ध्यान रखना और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना. नेट जेआरएफ इस बार दिसंबर में लेकर आना है, ठीक है, तो ये आपका गोल होना चाहिए. मीन्स आपकी नज़र जो, जहाँ पर बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ आपकी नज़र होगी वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी.
तो अपनी चाहों को पूरा होने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यूनिट सेकंड आपका स्टार्ट होता है जी रिसर्च एप्टीट्यूड से। यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस किस चीज के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी, ठीक है। अगर किसी का नेट जेआरएफ भी हो गया है तो 50% सिलेबस तो आपका रिसर्च से आने वाला है, क्लियर है। जब आपका इंटरव्यू होगा, इवन देन जब आप लोगों का एंट्रांस टेस्ट होगा, नेट के बाद भी एंट्रांस होता है, जेआरएफ के बाद भी एंट्रांस होता है। अगर कोई करना चाहे तो एंट्रांस बेस पे कोई जाना चाहता है तो, और विदाउट नेट जेआरएफ भी अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो इजीली हो जाता है रिसर्च, ठीक है। 50% आपका रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च से आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके खुद के सिलेबस से आते हैं। तो अगर आपके रिसर्च के भी 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 50% क्राइटेरिया रहता है कि हाँ 50% तो होना ही चाहिए, ठीक है। एससी के लिए और जनरल के लिए 55 रहता है क्राइटेरिया, ओके। तो रिसर्च आपका पीएचडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आपके नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में भी तो आपने पीएचडी करनी है तो उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च, ठीक है, नेट जेआरएफ और आपका सेट। मैम प्लीज आंसर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, लेक्चर की पीडीएफ कहाँ से अवेलेबल रहेगी? ओके, लेक्चर की पीडीएफ पाया है आपका नाम? पाया किसको पाया? जेआरएफ को पाया? ओके, नेट के बाद भी एंट्रांस, हाँ जी, नेट के बाद अगर आप चाहो तो आप एंट्रांस बेस पे भी जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपका इंटरव्यू में आपको नहीं जाना है तो आप एंट्रांस बेस पे भी जा सकते हो। वहां पर आपको नेट का भी बेनिफिट मिल जाता है और इंटरव्यू का बेनिफिट भी मिल जाता है। H2 में तो मीन्स हिमाचल में ऐसा है, बाकी आप अपनी मर्जी देख सकते हो। नेट के बाद भी एंट्रांस होता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, जेआरएफ के बाद भी, मीन्स 6 ईयर में आफ्टर 6 मंथ बाद वैकेंसी निकलती है। एक होती है नेट जेआरएफ बेस्ड पे ओनली और एक होती है एंट्रांस बेस्ड पे ओनली, ठीक है। बाकी और यूनिवर्सिटीज का अपना क्राइटेरिया रहेगा। ओके, पाया जी को बताना था मुझे, कंटेंट में जाना है आपने। कंटेंट में जाने के बाद आपको कोर्स में जाना है। कोर्स के बाद आपको पेपर 1 करके होगा या फिर दिसंबर करके होगा कुछ, ठीक है, उसमें जाना है। उसके बाद नोट्स में जाओगे आप। नोट्स में आप जैसे ही जाओगे वहां पर पेपर 1, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड करके होगा, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पीडीएफ बाय प्रियंका होगा, और कम्युनिकेशन यूनिट 4 आपका बाय प्रियंका होगा, ठीक है। और बाकी रिसर्च का आज फोल्डर बनाऊंगी और कल पीडीएफ लूंगी, ठीक है। पाया जी आपको समझ आ गया? पायल नेम है बट स्पेलिंग मिस्टेक अपलोड हो गई है, ओके पायल जी। ठीक है, हाँ जी, हिमाचल से हूँ जी मैं, शिमला। नेगेटिव मार्किंग होती है पीएचडी? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पीएचडी में। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में होती है बट वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती नेगेटिव मार्किंग एंट्रांस टेस्ट में। पायल जी समझ आ गया, कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर या पेपर 1, ठीक है। या तो दिसंबर वाला दिया होगा कुछ आपको फोल्डर या फिर पेपर 1 का फोल्डर बना होगा, उसमें जाके नोट्स में जाना है। नोट्स को जैसे ही आप ओपन करोगे वहां पर पेपर 1 की आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ मिल जाएगी, कम्युनिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और रिसर्च का आज फोल्डर बना दूंगी तो कल पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है जी। हाँ, तो भी आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आप एंट्रांस नहीं दोगे उसके लिए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना जरूरी है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल बनाने होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल बनता है ये इसी के बिहाफ पे बनता है, जितनी भी हम रिसर्च की प्रोसेस पढ़ते हैं उसी की तरह से आपका रिसर्च प्रपोजल बनता है। फिर कौन कौन से मेथड यूज करोगे आप, प्राइमरी सेकेंडरी मेथड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड, वो सारी चीजें, ठीक है। मेरा रिप्लाई करो प्लीज, मैं होती है कि नहीं? नहीं पता मुझे अंकित जी, आईआईएम और आईआईटी इसका नहीं पता मुझे। मैम प्लीज स्टार्ट, 10 मिनट हो गए नेक्स्ट के लिए। हाँ जी स्टार्ट करते, 1 मिनट मैम, ऊपर मैसेज देखिए मेरा। हाँ मेघा का मैसेज, मेघा का कि मिस अफरीन का, वेट करो 1 मिनट। मैम जी यूनिट 4 पूरी होगी, हाँ जी हाँ जी, यूनिट 4 कंप्लीट है आपकी, देख लेना। यूट्यूब पे भी देख लेना, कुछ चीजें यूट्यूब पर भी करवाई है मैम। अगर हम एंट्रांस नहीं देंगे, बता दिए मेगा, अगर एंट्रांस नहीं दोगे तो आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हिमाचल में तो नहीं है पीएचडी में, और भी मे भी काफी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। आपको उसके लिए गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। वैसे भी जब नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो जब भी पीएचडी में पीएचडी करनी हो तो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ो, फिर वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है। एंट्रांस देना ही पड़ेगा।
अगर नेट नहीं है तो एंट्रांस देना पड़ेगा, अगर नेट है तो फिर एंट्रांस एग्जाम हो जाता है उन केसेस में। स्वयं स्वयं प्रभा कंप्लीट हो गया, हाँ जी स्वयं प्रभा कंप्लीट हो गया कल। एक और चीज थी स्वयं में एक्सेस इक्विटी एंड आपका इक्वलिटी, ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है, 3 चीजें थी वो। तो ये कौन सी यूनिट है जो अभी चल रही ये त्रिपाठी जी यूनिट है आपकी, यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकंड यूनिट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसी से हमारी बात चल रही थी, पीएचडी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। और रिसर्च के लिए तो चलो है ही इम्पोर्टेंट, और आप लोगों का नेट जेआरएफ सेट के लिए इम्पोर्टेंट, पीएचडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन देन जब आप नेट क्वालिफाइड करते हो, आप एंट्रांस बेस पे जाना चाहते हो, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो 50% क्वेश्चन आता है आपका। 100 क्वेश्चन होते हैं, दिल्ली में भी 100 क्वेश्चन है, और एचपी में और काफी स्टेट में 100 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं रिसर्च में से। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है आपको, और 50 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से आते हैं, वो इजी ही होते हैं। मीन्स अगर नेट की तैयारी की है तो आप इजीली पीएचडी का एंट्रांस कर पाओगे, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन होते हैं। और रिसर्च के तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचडी में। इंटरव्यू होता है जी आपका, एक तो रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, हिमाचल में तो नहीं है रिसर्च प्रपोजल बनाने का कुछ ऐसा। धर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, मीन धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। तो हिमाचल में ओनली एंट्रेंस दो और उसके बिहाफ पे हो जाता है। रिसर्च प्रपोजल के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा मधु जी, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैम इतने नेट शेयर क्वालिफाइड लोग वेले बैठे हैं, वो तो अब उनकी मर्जी है ना, अब वेले बैठे, अब हम क्या बोल सकते हैं, कैसे उनको काम पर लगाया जाए। नेट जेआरएफ करने के बाद भी आप लोगों को सर्च करना पड़ता है, नौकरी देने आपके घर पे नहीं आएगा कोई। ठीक है, आप में देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, आज नहीं तो कल। हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ों को मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट डेफिनेटली पे ऑफ करता है। या कोचिंग या ट्यूशन सेंटर या कुछ भी कर सकते हो अपना स्टार्टअप, या पीएचडी कर लो, या फिर कॉलेज स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दो। बाकी आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, वैकेंसियाँ निकलती रहती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। ओके। हाँ जी क्लास होगा। नेट जेआरएफ के बाद क्या क्या कर सकते हैं मैम? पढ़ा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी में जा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रपोजल नहीं बनता है, ओके। हमारे यहाँ भी ठीक है। ठीक है सही है, फिर तो रिसर्च प्रपोजल बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट वैकेंसियाँ बहुत कम निकलती है ना, फिर हमारा तो हिमाचल में 1 या 2 वैकेंसी निकलती है फिर पीएचडी में। पेपर टू एजुकेशन से आंचल मैम का पीएचडी स्टार्ट हो गया, हाँ जी आंचल मैम का पीएचडी स्टार्ट हो गया, उनसे मेरी बात होती है, शी इज वेरी नाइस। उनके हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफेसर है, वो भी पीएचडी करवाते हैं आंचल मैम के। देखो मेरा तो जो पीएचडी का प्लान बन रहा है, मैं तो शायद यूरोप से करने वाली हूँ मे बी, बट देखते हैं अभी क्या होता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो अभी देखते हैं, जो मेरा प्लान बन रहा है यहाँ से, तो मतलब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी तो चलो करते हैं फिर क्लास स्टार्ट, ओके। हाँ जी, ओके जी। अभी देखो, यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक्स, यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड कौन कौन से यूनिट्स आने वाले हैं आपके यहाँ पर? रिसर्च, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, ये हम पढ़ने वाले हैं, ओके। स्टेप ऑफ रिसर्च, या फिर आप इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। रिसर्च एथिक्स हो गए, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, ये भी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इवन देन ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपसे ये नहीं करवाया आर्टिकल वर्कशॉप, क्योंकि रिसर्च में मुझे करवाना था, इस वजह से ये टॉपिक फिर वहां पे स्किप किया, यहाँ पे पढ़ेंगे। थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट, और इसके अलावा भी काफी चीजें जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो आपका एक ओवरव्यू है कि हाँ इतने से टॉपिक है, ठीक है, जो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ने आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी वहां से करेंगे, अच्छा जी। अभी तो पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है इसके लिए, पीएचडी के लिए, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, और जर्मन हो गया। मीन्स स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिल जाता है पीएचडी के लिए, और काफ़ी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या बनता है अभी।
अभी प्लान कर रही हूँ, नॉट श्योर, देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी देखो मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे हम। मॉस्क्यूटो चला जाएगा प्रियंका जी। अच्छा। करे स्टार्ट प्लीज, सभी थम्स अप दो अभी। अभी कोई फालतू बात नहीं करेगा, सभी थम्स अप दो। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया यूरोप में आता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जर्मन। बस मेरे सपने में आएगा। अच्छा जी, निकलने तो हमें नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर सब कुछ सही हो जाता है क्योंकि तो फिर निकलने देंगे घर वाले, ऐसे तो कौन ही जाने देगा फालतू में। तो अगर हाँ लगता है कि चलो हो जाएगा एडमिशन, सब कुछ हो जाता है करके। मेरे नोन्स है, जर्मन में है वो, और वो कर रहे हैं वहां से मास्टर्स कर रहे हैं वो, फ्रेंड ही है, तो वो जर्मन से मास्टर कर रही है। नहीं, ग्रेजुएशन कर रही है मेरी। बात नहीं क्या कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है कि कुछ कर रही है, अभी गई है वो 1 मंथ पहले। ओके, गुड गुड गुड। जीतू सर की क्लास 9 PM डेली ऑन फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पर हो रही है, जिनको पता नहीं उनके लिए। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, गुड। करें फिर स्टार्ट रिसर्च आप लोगों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च, the term research includes two words, uh, re and search. By and large, re signifies again and search signifies to discover. As indicated by Creswell, research is a procedure to steps used to gather and analyze information to increase or understanding of a particular topic or issue. अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, अभी सुन लो थोड़ा सा। इन शॉर्ट, रिसर्च इज एक्रोनिम ऑफ द फॉलोइंग दैट डिफाइन इट्स एसेंस। अनुसंधान का क्या अर्थ है? अनुसंधान शब्द में दो शब्द शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया री, मीन्स पुनः, और खोज मीन्स सर्च। मोटे तौर पर पुनः का अर्थ फिर से है और खोज का अर्थ खोजना है। जैसा कि क्रेसवेल द्वारा अनुसंधान किसी विशेष विषय या मुद्दे के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू इंक्रीज नॉलेज, टू गेन नॉलेज। ठीक है, इसके लिए होती है आपकी रिसर्च। किस चीज के लिए हम रिसर्च क्यों करना चाहेंगे? अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। क्लियर है? किसी चीज पर हम रिसर्च कब करते हैं? किसी चीज पे जब हमें उसके बारे में और ज्यादा जानना हो। इवन देन अगर आप ह्यूमन बींग पे भी रिसर्च करोगे तो क्यों करोगे? क्योंकि आप और ज्यादा ह्यूमन बींग को जानना चाहते हो। अगर आप सॉइल पे रिसर्च करोगे तो क्यों करोगे? क्योंकि आप और ज्यादा मिट्टी, जो है मिट्टी बोलते हैं ना सॉइल को, कि मिट्टी की गुणवत्ता को जानना चाहते हो। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करोगे तो क्यों करोगे? ताकि और ज्यादा आप उस चीज के बारे में जान सको। अब री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगेन। और सर्च का क्या मतलब हो जाएगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में चीजें हैं तो उन पे रिसर्च करना, जो ऑलरेडी है। मीन्स की देखो, एक तो रिसर्च का मतलब ये भी हो सकता है जिन पे रिसर्च हुई भी है पहले से। ठीक है, जैसे कि आपकी थ्योरीज बनी है, बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ी, मॉडल्स पढ़े, कम्युनिकेशन में हमने थ्योरीज पढ़ी, अब्राहम मास्लो की थ्योरी आप लोगों की नीड हायरार्की वाली। ठीक है, और उस पे किसी बंदे ने सर्च करी तो उसको क्या बोला जाएगा? रिसर्च। मीन्स अगेन उस बंदे ने सर्च करी, ERG था जो आपका है। ठीक है, उन्होंने सर्च करी थी उस पर, और उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, अब्राहम मास्लो बोलते थे कि सिस्टमेटिकल नीड्स को पूरा करना है सिस्टमेटिकल तरीके से। ठीक है, बट ERG थ्योरी ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिस्टमेटिकल तरीके से मीन सीक्वेंस में जाओ, आप किसी भी नीड को पहले पूरा कर सकते हो। तो एक पैराडॉक्स दे देना या फिर एक क्रिटिसिज्म करना, उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। दूसरा क्या होता है? नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए रिसर्च की जाती है, नॉलेज को और ज्यादा गेन करने के लिए रिसर्च की जाती है, एक समाज में नई चीजें लाने के लिए रिसर्च की जाती है। मीन्स की जो रिसर्च का, अगर मैं सिंपली आपको ओवरव्यू दूं, तो नॉलेज को इंक्रीज करना और जो चीजें एग्जिस्टेंस में है उन पर दोबारा से सर्च करना, किसी की थ्योरी को क्रिटिसिज्म करना और अपनी थ्योरी लेकर आना, रिसर्च करना हो गया। और सब जो मेनली आपका सर्च का रहेगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि आप अपने
रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स बहुत, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, रिसर्च बहुत प्यारा है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत प्यारा है, कम्युनिकेशन बहुत प्यारा है, पीपल एंड डेवलपमेंट बहुत प्यारा है, हायर एजुकेशन बहुत प्यारा है। ठीक है, प्यार करो इन टॉपिक से, इन चीजों से। वॉइस ब्रेक यस मैम, स्टक हो गया। हाँ ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी बताना, अभी ठीक है? पीपीटी ब्लर आ रहा है, वेट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी मे बी ना। जैसे ही नेटवर्क सही हो जाएगा ना तो आ जाएगा अपने आप से। क्लियर, क्लियर हो गया? स्क्रीन क्लियर है, पीपीटी क्लियर है, वॉइस? ओके ओके, क्लियर ब्लर, क्लियर ब्लर, यस यस आ गया, यस नाउ। हाँ जी, तो रिसर्च का मेन फंडा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए। सेकंड थिंग, आप समाज को क्या दोगे? रिसर्च में आ जाएगा आपका। ठीक है, नई चीजों को लेकर आना, न्यू इन्वेंशन को लेकर आना, इनोवेटिव तरीके से काम करना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। और मान लो किसी ने थ्योरीज दी है, उनकी थ्योरीज को मीन्स अपनी अगर आपको थ्योरी देनी होगी तो कुछ ना कुछ उस थ्योरी में आपको निकालनी पड़ेगी कमी, की हाँ इसमें ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल पे रिसर्च करना, ह्यूमन बींग पे रिसर्च करना, तो आप नई नई चीजों को सीखोगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स की इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों रिसर्च करना चाहते हो। तो रिसर्च करने का मेन वजह होती है, एक तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आप और ज्यादा चीजों को सीखोगे। सेकंड थिंग, आप अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करोगे। नाउ क्लियर, गुड। तो ये बहुत प्यारा है टॉपिक रिसर्च। अब देखो द साइंटिफिक मेथड, ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक बात मुझे बताना, बहुत बार बता चुकी, जहां पे साइंटिफिक शब्द आ गया या फिर जहां पर स्ट्रक्चर शब्द आ गया, ठीक है, ये किस चीज को बताता है? या फिर जहां पर ऑब्जेक्टिविटी आ गई, या फिर जहां पे क्वांटिटेटिव आ गया, ये किस चीज को बताता है? जहाँ पे क्वांटिटेटिव आ गया और जहाँ पे फिक्स्ड आ गया, जहाँ पर फॉर्मल आ गया, किस चीज को बताता है ये? साइंटिफिक, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव, फिक्स्ड, फॉर्मल और आपका सिस्टमेटिक। फॉर्मल, सिस्टमेटिक। नो, इट्स नॉट इंडक्टिव, इट्स डिडक्टिव। देख लो यहाँ पे गलती कर रहे हो। डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव आपका डिडक्टिव रहेगा। इंडक्टिव आपका इनफॉर्मल आ जाएगा, इंडक्टिव आपका अनस्ट्रक्चर्ड आ जाएगा, इंडक्टिव आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा, इंडक्टिव आपका क्वालिटेटिव आ जाएगा। क्लियर है? साइंटिफिक का मतलब है कि आप एक प्रोसीजर से होकर जा रहे हो। बहुत डिडक्टिव का मतलब होता है कि हाँ आप कहीं ना कहीं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आप ये रख लो कि हाँ आपने एक मेथड को यूज किया है, बेस्ट चीजों को आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पर चल रहे हो। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो साइंटिफिक मेथड जहां पर आ गया, इट मीन्स कि इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट। इसमें कोई मिलावट नहीं होने वाली और बाइसनेस नहीं होने वाली। मेन जो रीजन है बाइसनेस का, जो आपका इंडक्टिव है, जो आपका सब्जेक्टिव है, जो आपका इनफॉर्मल है, वहां पे बाइसनेस होती है, मीन्स कि वहां पे पक्षपात होता है। अगर हम सैम्पलिंग में भी बात करेंगे, जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे यहाँ पर, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, तो वहां पे यही बताता है कि वहां पे पक्षपात के साथ चूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहेगा, वहां पे क्या होता है कि हाँ अपने रिश्तेदारों को चुन लेंगे सैंपल के लिए। पर जो आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहेगा, वहां पे क्या होगा कि हम वहां पर पूरी पब्लिक को लेंगे, वहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करेंगे। साइंटिफिक मेथड आपका, अगर साइंटिफिक जहां पे शब्द आ गया, इट मीन्स की दिस इज स्ट्रक्चर, इट मीन दिस इज ऑब्जेक्टिव, इट मीन दिस इज क्वांटिटेटिव, फिक्स्ड, फॉर्मल, डिडक्टिव, सिस्टमेटिक इन नेचर। क्लियर है? काफी चीजें बता दी आपको। विशेष से समझाइए, विशेष मतलब कैसे बोला आपके? विश समझ नहीं आया कृष्णा जी, मुझे क्या लिखा आपने? क्वालिटेटिव मेथड इंडक्टिव हो जाएंगे, हाँ जी। हाँ, औपचारिक एंड आपका अनौपचारिक। इतनी सारी चीजें, अगर आपको एक भी मान लो आपको डिडक्टिव भी अगर टर्म आ जाती है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाने वाली है। साइंटिफिक आ रही है तो सारी चीजें। अब साइंटिफिक है तो ऑब्वियसली सिस्टमेटिक होगी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव होगा। साइंटिफिक जहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, तो मतलब कुछ बात है, मीन्स वेरी वेरी एक्यूरेट माना जाता है इन चीजों को। तो जो हाँ जो कि जनरलाइजेशन हो चुकी है, जिन चीजों पे थ्योरीज बन चुकी है, जिन चीजों पे एप्लीकेबल हो चुके हैं, मीन्स सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, जो ट्रू है, एक तरह से जो एक्यूरेट है।
रिसर्च इज फंडामेंटली लॉजिकल। अब देखो लॉजिकल भी आ जाएगा, रैशनल, लॉजिकल, ये सारी चीजें आने वाली है आपकी। फिर जहाँ पे साइंटिफिक हो गया, इट मीन्स लॉजिक भी है, इट मीन्स रैशनल भी है। रैशनल भी पता है आपको क्या मीनिंग है, लॉजिकल का भी आपको मीनिंग पता है, ठीक है। तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो इट्स नॉट, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है कि हाँ चांद सितारे तोड़े नहीं जा सकते। क्लियर है। तो बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात रैशनल होनी चाहिए। रैशनल का क्या मतलब होता है कि हम बहुत सी बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जो सही होता है, ठीक है, हम उसी को ही एक्सेप्ट करेंगे। मान लो मुझे 10 लोगों ने बातें बताई, सारी चीजें, बट उसका कंक्लूजन मैं निकालूंगी जो राइट वे में होगा, ठीक है, मीन सही तरीके से मैं उसका कंक्लूजन, रैशनल थिंकिंग जिसको बोला जाता है, सोच समझ कर। ऐसे नहीं कि मान लो भेड़ चाल नहीं चलनी। रैशनल वो होगा जो कभी भेड़ चाल नहीं चलेगा, वो सोच समझ कर डिसीजन लेगा। लॉजिकल वो होगा जो फैक्ट के बेसिस पर बात करेगा कि इसमें क्या फैक्ट है, इसमें क्या लॉजिक है। और रैशनल हो जाएगा आपका जो सोच समझ कर डिसीजन लेगा, भेड़ चाल नहीं चलनी। सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल शब्दों में बताऊं तो भेड़ चाल चलने वाला कभी रैशनल नहीं होता है। रैशनल वो होता है जो हटके होगा, सोच समझ के डिसीजन लेगा। ये नहीं कि 10 लोगों ने बोला कि ये इंसान बुरा है, हाँ यार ये इंसान सच में बुरा होगा, बट वो खुद सोचेगा, खुद सर्च करेगा क्या सच में ये इंसान बुरा है। क्लियर है। लॉजिकल हो जाएगा फैक्ट के बेसिस पे, रैशनल हो जाएगा आपका सोच समझ के डिसीजन लेना, खुद सर्च करना, खुद देखना। जब तक कुछ लोग होते हैं ना कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, या जब तक मुझे खुद हैंड्स प्रूफ ना हो जाए, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। विदाउट एनी प्रूफ मैं विश्वास नहीं करूंगा। नेट के लिए भी जैसे कुछ लोगों को बोला जाता है ऐसा है, वैसा है, तैसा है, पर जब आप खुद सर्च करते हो, खुद आप इन्वॉल्व होते हो उसमें, ठीक है, और जब आप अपने बिहाफ पे डिसीजन लोगे कि नहीं मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है, तो वो रैशनल थिंकिंग आ जाएगी। लेकिन जब आप लोगों का सुनकर डिसीजन ले रहे हो, तो वो रैशनल नहीं माना जाएगा। ओके मैम, ये सब किस में आता है? ये सब साइंटिफिक हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, डिडक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। रैशनल, लॉजिकल इज, मतलब ये एक तरह से अच्छा माना जाता है। लॉजिक का मतलब होता है कि फैक्ट, कि फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई बात बोली है तो उस बात के पीछे क्या फैक्ट है, क्या लॉजिक है। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको लॉजिक में एग्जांपल दिया है आप लोगों को कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, ठीक है, या मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, तो ये फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आप चांद सितारे नहीं तोड़ कर ला सकते। या फिर एक फैक्ट दिया जाता है कि मैं तेरे लिए चांद को भी नीचे लेकर आऊंगा, और तुझे जो भी है, चांद में भी दाग होते हैं पर तुझ में दाग नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ, तुम रात को दिन कहो तो हम दिन मान लेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम रात मान लेंगे, इट्स नॉट फैक्ट, ऐसा नहीं होता है। मीन्स फैक्ट होना चाहिए, आपकी बात जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, अगर सच में ऐसा हो सकता है तो सही है। जैसे कि मान लो फैक्ट का क्या मतलब होता था, हमने कल स्वयं प्रभा पढ़ा, तो स्वयं प्रभा 2017 में आया, तो ये फैक्ट है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलो, नहीं नहीं 2016 में आया, नहीं नहीं 2015 में आया, तो वो फैक्ट नहीं है। फैक्चुअल होता है कि एक्चुअल में क्या ऐसा है या नहीं है, तो उसको बोला जाता है फैक्ट। और रैशनल का मतलब हो गया आपका कि आपकी सोच विचार, मीन्स कि आपको 10 लोगों ने बोला कि ये इंसान अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लोगों ने बोला कि नेट जीआरएफ करना बेकार है, वेस्ट है। क्लियर है, आपने विश्वास कर लिया विदाउट एनी सर्च, बिना उसकी नॉलेज के, आपको कुछ भी पता नहीं है नेट जीआरएफ के बारे में। 10 लोगों ने आपको आके बोला नेट जीआरएफ करना बेकार है, और आपने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया, तो आप रैशनल नहीं हो। बट आपने क्या किया, आपने सर्च किया, आपने देखा क्या सच में नेट जीआरएफ करना बेकार है। जब आपने सर्च किया, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, आपने काफी कुछ जाना, और आपको समझ आया कि नहीं यार, नेट जीआरएफ करना उनके लिए बेकार है जो बेले रहते हैं। क्लियर है, जिनको, जो आगे नेट जेआरएफ करने के बाद कुछ भी नहीं करते और फालतू में बैठ जाते हैं, उनके लिए बेकार है। बट मैं एफर्ट्स दूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं और ज्यादा अपने ऊपर ध्यान करूंगा, ठीक है, मीन्स और ज्यादा मैं नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, या जो भी आपकी प्लानिंग रहने वाली है, ठीक है, कॉलेज में अप्लाई करूंगा, तो मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर क्या हो जाएगा, रैशनल, मीन्स आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया, उसको बोलेंगे रैशनल। ब्लाइंड फेथ नॉट रैशनल, यस, ब्लाइंड फेथ नहीं करना किसी पे, खुद सर्च करो, देखो मैम या इंडक्टिव या है या डिडक्टिव है। जो आपका रैशनल हो जाएगा, जो आपका लॉजिकल हो जाएगा, जो आपका साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, फिक्स्ड, फॉर्मल, क्वांटिटेटिव और सिस्टमैटिक, ये आपका डिडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव होता है जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और जब हमें पूरी बात का पता नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि जब भी कोई लॉ बनता है, जब भी कोई थ्योरी बनती है, तो वो स्टार्टिंग से लॉ नहीं बनता, वो स्टार्टिंग से थ्योरी नहीं बनती, स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन होती है, उस पर सर्च करी जाती है। जब वो सर्च जो है आपकी एक्यूरेट मानी जाए, एप्लीकेबल हो जाए, जनरलाइजेशन हो जाए, और वो मानी जाए कि हाँ ये सही बात है,
जो इसने बोला है ये बिल्कुल सही है, तो फिर जाके वो डिडक्टिव में आ जाता है। उससे पहले वो इंडक्टिव में होता है, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन चलती जा रही है तब तक इंडक्टिव में है। बट जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो सक्सेसफुल होगी, उसको मान्यता मिल गई, तो फिर जाके वो थ्योरी बनेगी, फिर जाके वो लॉ बनेगा। बस स्टार्टिंग से लॉ नहीं बनता। ओके चले। हाँ जी, रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और आपका ऑब्जेक्टिव, ये ऑल द मोस्ट टाइम आपका डिडक्टिव में आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन पे डिपेंड रखता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट आपका वैसे डिडक्टिव में ही आएगा। ओके जी। अब देखो, रिसर्च इज फंडामेंटली लॉजिकल। जहाँ पे साइंटिफिक की बात कर लियो, ऑब्वियसली सिस्टमेटिक हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉजिकल हो जाएगा, ऑब्वियसली रैशनल हो जाएगा। क्लियर है। इन नेचर टू गिव अ टारगेट विच इज अ फेयर माइंडेड assessment of information, there is not at all like informal। अब देखो यहाँ पे इनफॉर्मल, ये बोल रहे कि इनफॉर्मल नेचर नहीं हो सकती रिसर्च। ठीक है, इवन इन द इवेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इनफॉर्मल तो आपको पता ही है। क्लियर है। अब सर्च करने चले गए और वहां पे लगे हो, हाँ मतलब जो भी समझ लो, ठीक है, लगे हो वहां पे गप्पे झाड़ने, लगे हो वहां पे फालतू की बात करने, मानो नासा के डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। अब आपको लगता है कि इनके पास इतना फालतू टाइम होता है वो गॉसिप्स करने का, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे आंटियां बाहर बैठी होती है, ठीक है, जैसे वो वाला है कि आंटियां बाहर बैठी होती है और गॉसिप्स कर रही होती है, तो आपको लगता है कि नासा वाले ऐसा काम करते होंगे या साइंटिस्ट ऐसा, उनको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती होगी, इतनी रिसर्च करते होंगे। इनफॉर्मल नहीं होगी आपकी रिसर्च, फॉर्मल में आएगा। और रिसर्च इनफॉर्मल हो भी नहीं सकती है। पीएचडी कर रहे हो कोई मजाक नहीं है, सर्च कर रहे हो किसी चीज पे। और सर्च ऐसा भी नहीं होता कि टाइम वेस्टेज के लिए कुछ भी टॉपिक उठाए और सर्च लगे करने, शराबियों पे सर्च लगे करने, और मतलब ऐसे ही कोई फालतू सी बात पे लगे करने। मीन सर्च करने के लिए आपको एक अच्छा सा टॉपिक चाहिए, अच्छा सा पॉइंट चाहिए, नहीं तो रिसर्च। इवन देन जब हम पीएचडी करते हैं, जो हमारे टॉपिक होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। अगर टॉपिक सही से चूज नहीं किया होगा तो कैंसिल हो जाएगा, बोलेंगे दूसरा टॉपिक लेकर आओ, क्या टॉपिक लेकर आए हो। ओके, शराब, हाँ, या फिर मतलब ऐसे फालतू सी बात पे लगे रिसर्च करने, तो वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी। एक बेस्ट टॉपिक होना चाहिए जो सोसाइटी को कुछ दे, जो नॉलेज को इंक्रीज करे, जो न्यू मेथड न्यू टेक्निक को लेकर आए, न्यू चीजों को लेकर आए, तो रिसर्च वैलिड मानी जाएगी। अब ऐसे चलते फिरते लगे शराबियों पे रिसर्च करने, ना कुछ भी किसी भी चीज पे, चांद पे तो चलो रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है। आ, कुछ भी मतलब कुछ भी समझ लो, कुछ भी लगे रिसर्च करने, ऐसा नहीं होता है। ओके, हाँ जी, ओके जी। अभी देखिए, कहाँ चुगली करेगी बहन, हाँ मतलब वो वहां लग गए रिसर्च करने। ठीक है, अब देखो, वैज्ञानिक पद्धति में डाटा के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइंस है जो बता रही हूँ। ठीक है, रिसर्च में अगर आपको ये समझ आ गई ना कि रिसर्च है क्या, लॉजिकल है रिसर्च, रैशनल है रिसर्च, सब्जेक्ट साइंटिफिक है रिसर्च, सिस्टमेटिक है रिसर्च, ठीक है, और इनफॉर्मल तो कभी भी नहीं होगी रिसर्च। और ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड में। स्टेटमेंट 1 में दिया रिसर्च इज फॉर्मल, और स्टेटमेंट सेकंड में दिया रिसर्च इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिसर्च नहीं मानी जाएगी। एक लक्ष्य देने के लिए अनुसंधान मौलिक रूप से तार्किक है, जो सूचना का निष्पक्ष मूल्यांकन है। समाज शास्त्रों के मामले में भी अनौपचारिक अनुसंधान दृष्टिकोण जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनौपचारिक नहीं होगी रिसर्च, आपकी औपचारिक होगी, फॉर्मल में आएगी। और फॉर्मल में तो आएगी ऑब्वियसली, जब साइंटिफिक है, स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव है, सिस्टमेटिक है, फिक्स्ड है, डिडक्टिव है, तो औपचारिक में आएगी, मीन्स डिडक्टिव मीन्स फॉर्मल में आएगी। और अनौपचारिक में तो आपका अनस्ट्रक्चर आ जाता है, सब्जेक्टिव आ जाता है, क्वालिटेटिव आ जाता है, इंडक्टिव हो जाता है, और बाइसनेस ज्यादा होती है आपकी इनफॉर्मल में, बाइसनेस बहुत ज्यादा रहता है इनफॉर्मल में। इंडक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत बार बताया। इवन देन आपका कम्युनिकेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, टीचिंग में एक्सप्लेन किया, फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत बार बताया है, कम्युनिकेशन में ऑल्सो, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, मिस सफरीन जी क्या बोल रहे, मैम मेरे मोहल्ले में आंटियां सबकी बेटियों पर सर्च करी। हाँ, तो अब देखो, वो कोई मान्यता नहीं है, वो इनफॉर्मल है। अब वो कोई सर्च हुई, उसकी लड़की भाग गई और ये वो सो, ठीक है, किसकी रसोई में क्या पक रहा है, तो वो रिसर्च नहीं हुई जी। किसके घर में क्या हो रहा है, तो वो रिसर्च नहीं हुई, वो इनफॉर्मल में आ जाएगा, वो कोई रिसर्च नहीं, वो वैलिड। हाँ देखो, एक और चीज, रिसर्च हमेशा वैलिड होनी चाहिए।
ठीक है, तो वो वैलिड नहीं हो गया आपका रिसर्च कि किसकी रसोई में क्या पक रहा है, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मीन्स इनफॉर्मल गॉसिप्स, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप सभी बोल रहे हैं मिस अफरीन यही होता है मेरे यहाँ, सबके यहाँ होता है, आपके यहाँ क्यों? फलानी की बेटी ऐसी है और उसकी बेटी कैसी है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये चुगली में आएगा, ये इनफॉर्मल बातों में आएगा। रिसर्च हमेशा आपकी फॉर्मल मानी जाएगी, अब निमोनिक बना लो। देखो, रिसर्च हमेशा जो वैलिड रिसर्च होगी वो हमेशा आपकी मानी जाएगी, एक्सेप्टेबल होगी। बट एक और चीज याद रखना, रिसर्च में एक चीज यूज होती है वैलिडिटी, और एक चीज होती है आपकी रिलायबिलिटी। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, आज भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और इसके डिटेल में हम, जो वैलिड होता है हमेशा वो एक्यूरेसी को दर्शाता है, ठीक है, और जो रिलायबिलिटी होता है वो हमेशा कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। अब इन दोनों में हमेशा एक फर्क रहने वाला है, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। बता दूं कि रहने दूं, नेक्स्ट करना है। देखो, जो रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी को बताता है, लास्ट में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल, आप नेट सीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, क्लियर है, और आप बार बार फेल हो रहे हो, तो ये क्या है? रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आप बार बार फेल हो रहे हो, बट क्या ये वैलिड माना जाएगा? यस या नो? क्या ये एक्यूरेट माना जाएगा? आप नेट सीआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ फेल हो रहे हो। रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी को बताती है, सेम रिजल्ट बार बार आना, सेम रिजल्ट बार बार आना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, नहीं। आप देखो, जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी के साथ अगर वैलिडिटी भी आ गई तो जाके जो रिसर्च है वो बेस्ट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और नेट क्वालिफाइड हो गया, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिड भी है, ठीक है। सेकेंड टाइम भी नेट क्वालिफाइड हो गया, वैलिड है। थर्ड टाइम भी नेट क्वालिफाइड हो गया, वैलिड है। क्लियर है? तो ये फर्क है वैलिड एंड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में। बाकी इसको डिटेल में करेंगे हम, ओके, ठीक है। नाउ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एक एक लाइन, एक एक शब्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार, 3 स्टार दे दिया जाए इसको कि 5 स्टार? 5 स्टार की ज्यादा वैल्यू होती है ना, 5 स्टार दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। अब रिसर्च क्यों करनी है? कोई प्रॉब्लम होगी तभी रिसर्च करेंगे, ऐसे हमारे को क्या लोड पड़ी रिसर्च करने की, ठीक है। और एक और चीज हमेशा याद रखना, रिसर्च इज स्टार्टिंग विद इशू एंड एंड विद इशू। मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगी और प्रॉब्लम पे ही एंड होगी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एग्जाम में पता है क्या दिया होता है कि आपके सेंस मीन्स आपके कॉमन सेंस को यूज करने के लिए हम क्या आंसर देंगे? रिसर्च स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड एंड विद सॉल्यूशन। नहीं, और यही एग्जैक्टली स्टेटमेंट दी गई थी एग्जाम में पीवाईक्यूज के, जब मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए अभी भी कुछ टाइम पहले, तो वहां पे ये बोला गया रिसर्च स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड एंड विद सॉल्यूशन। बट ये गलत स्टेटमेंट है, रिसर्च स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एंड विद प्रॉब्लम, स्टार्ट विद इशू एंड एंड विद इशू, ठीक है। मैम पढ़ा रही हैं, आप सब लोग प्लीज सीरियस हो जाओ, अब मस्ती मजाक हो गई, दिसंबर में एग्जाम है। हाँ जी, सीरियस हो जाओ सभी, क्लियर है? क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं आप लोगों से, फिर जाके आप टॉपिक पे आते हो, नहीं तो एक बार स्टार्ट हो गए ना किसी टॉपिक को लेकर तो बस मैम क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता। एंड विद इशू मतलब प्लीज एक्सप्लेन, एंड विद इशू मतलब प्लीज एक्सप्लेन। करेंगे जी पायल जी, एक्सप्लेन भी करेंगे। वेट करिए बस, अभी अभी तो टॉपिक हमारा स्टार्ट ही हुआ है। बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क। अब ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लेकर आने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमें फ्रेमवर्क लेनी होगी। मीन्स की रिसर्च जब करेंगे तो ऑब्वियसली इनोवेशन होगा, ऑब्वियसली क्रिएटिविटी होगी, ऑब्वियसली न्यू थिंग, न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्योंकि जब रिसर्च करें तो पुराना घिसा पिटा थोड़ी रहेगा सारी चीजें। अब जब आप रिसर्च करोगे, मान लो किसी बंदे ने रिसर्च करी है मोटिवेशनल थ्योरीज पे, आप भी रिसर्च करोगे मोटिवेशनल थ्योरीज पे, अब जो मेथड उसने यूज किया आप उससे बढ़कर मेथड लगाने की ट्राई करोगे, तभी आपकी रिसर्च वैलिड मानी जाएगी। मीन्स आपको न्यू मेथड लगाने होंगे, आपको न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, आपको इनोवेटिव क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। अब देखो, किसी ने रिसर्च की होगी 1996 में और आप रिसर्च करोगे 2023 में, तो फर्क है ना, टाइम का फर्क
है, मेथड का फर्क है, टेक्नोलॉजी का फर्क है, काफी चीजों का फर्क है। इवन देन अगर किसी ने 2020 में भी सर्च करी होगी किसी टॉपिक पर और अभी 2023 चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोविड, कोविड पे बहुत ज्यादा लोगों ने सर्च करी है 2020 में, ठीक है, कि कोविड से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी टेक्नोलॉजी से, कोविड से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, क्लियर है। तो 2020 में जो इम्पैक्ट पड़ा था वो जरूरी तो नहीं है एज इट इज 2023 में भी वही इम्पैक्ट रहेगा, चेंजेस हुए होंगे। तो उन चेंजेस को, उन क्रिएटिविटी को, उन इनोवेशन को, उन मेथड्स को यहाँ पर एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। और गुड्डू कुमार रॉय जी गॉसिप करने वाली लड़कियों का न्यूज रिपोर्टर, बस करो बस करो बस करो अब। टॉपिक पे आओ प्लीज, टॉपिक पे आ जाओ आप सभी, स्टॉप, स्टॉप हो जाओ सभी, टॉपिक पे आओ। जनरेट न्यू नॉलेज, देखो ये तो बताया था आप लोगों को, इंक्रीज नॉलेज, न्यू नॉलेज, गेन नॉलेज, एक्वायर नॉलेज, ठीक है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, ठीक है। ऑफर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम का हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं और हमेशा आपकी जो रिसर्च है प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब हम रिसर्च के प्रोसेस पढ़ेंगे तो भी हम यही पढ़ेंगे कि सर्च हमेशा आपकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होने वाली है और एंड होने वाली है रिपोर्टिंग पे। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, सबको जोड़ लेंगे फिर, ठीक है। सिंथेसाइज से क्या मतलब होता है, सारी चीजों को जोड़ लेना। रिव्यू करना, ये मान लो मैंने सर्च की है किसी टॉपिक पे, कोविड-19 पे मैंने रिसर्च करी है, तो आप भी उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अब सारी जितने भी कम से कम 100 रिसर्च पेपर तो पढ़ने पड़ते हैं एक रिसर्च को करने के लिए, कम से कम 100 200 50 तो मिनिमम है कि 50 रिसर्च पेपर तो पढ़ने ही होते हैं जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो 50 तो पढ़ने ही पड़ते हैं, 50 100 इतने तो पढ़ने ही पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आपको न्यू नॉलेज कुछ दिमाग में क्लिक होती है कि किसने क्या क्या बोला है, किसने क्या क्या अपने ओपिनियन से क्या क्या थ्योरीज बनाई, क्या क्या मेथड यूज किए, फिर जाके आपको थोड़ा सा मिलता है एक टॉपिक अपने लिए कि हाँ मुझे क्या क्या इसमें कमी है जो मुझे निकालनी होगी यहाँ से। ऑप्शन क्वेश्चन के क्वेश्चन दिया होगा मिस अफरीन, ये आपका सब्जेक्टिव नहीं है। जो आपका एनटी नेट का एग्जाम है ये आपका सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको वहां पे सिर्फ ये दिया होगा कि सबसे पहला क्या आएगा बताओ, क्लियर है। वहां पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, वहां पर आपको ऑप्शन दी होगी, बेस्ट वन को चूज करना होगा। क्वेश्चन भी दिया होगा और ऑप्शंस भी दी होगी एबीसीडी करके, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर आपका सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो फिर आपके कंसेप्ट क्लियरिटी से ही सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आंसर दिया होता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च है क्या, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप में होगा कि आपको सब्जेक्टिव टाइप से लिखना होगा कि हाँ जी रिसर्च में पहला स्टेप क्या आएगा, फिर तो हम सब्जेक्टिव टाइप से लिख भी लेते हैं, काफी चीजें लिख लेते हैं फिर तो, बट ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है, बस यू विल चूज बेस्ट वन। अभी तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है रिसर्च का क्या क्वेश्चन होगा, बुक मेरी कहाँ है, रिसर्च के तो बड़े प्यारे क्वेश्चन थे। बुक रखी है कहीं और, वेट करो, बताना ही पड़ेगा क्वेश्चन, ऐसे काम नहीं चलेगा क्या। वेट वेट वेट, और काफी टाइम हो गया, 7:44 हो गया। बुक लेने गई थी, बस वेट करना थोड़ा सा। इस बार तो वैसे आपके यूट्यूब पर भी नहीं होने क्वेश्चन, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं रिसर्च से जो अभी तक क्वेश्चन बना है। फिलर फॉर्म की बुक भी मंगवा लेना, ठीक है। 399 रुपीज की आप लोगों की PYQ की बुक इम्पोर्टेंट है, ओके जी।
ये है टीचिंग। सर्च रिसर्च को क्वेश्चन ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा ना। टाइम लग जाएगा रिसर्च को क्वेश्चन ढूंढने में भी। Studying the prospect particular political party member number 2 should be prepared for the study। हेमा गुप्ता ने भी दिया बुक सेंड नहीं करी सर ने। कब आएगी? आ जाएगी। बुक तो आ जाएगी। स्टार्टिंग वाला जो अभी टॉपिक करवाया इसके भी पे मुझे बेस्ट क्वेश्चन चाहिए था, पता नहीं कहाँ होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, हाँ जी, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। देखो ऑप्शन दी है ए टू रिव्यू द लिटरेचर, बी दिया है टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, सी दिया है टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, डी दिया है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। समझ आया? ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये पूछा गया है यहाँ पर। एक रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिव्यू द लिटरेचर ओनली, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और न्यू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट। अब बताओ क्या होगा राइट आंसर? नहीं क्वेश्चन मिल गया मुझे ना, के सामने ही था और चलो मिल ही गया। बताइए। यस, डी होगा राइट ऑप्शन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। और वैसे भी बहुत इजी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे लिखा था टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, तो बिल्कुल गलत हो जाना था कि सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए रिसर्च करते हैं। नो, पहले ही मैंने बोला था कि ये डिग्री के लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करना है, नॉलेज को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो टू रिव्यू द लिटरेचर ओनली, नहीं ये भी नहीं होना था। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, नहीं कि जो पहले से है बस उन चीजों को याद करो, मीन्स रट्टा लगाओ, ऐसा भी नहीं होना था। मेमोरी लेवल में हमने देखा है कि रट्टा लगाना तो अच्छी बात नहीं है, कि सिर्फ जो पहले रिसर्च की गई उनको समराइज करो, उनको याद करो, बस हो गया जी, तो वो भी गलत हो जाना था। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट, नई चीजों को लेकर आना, नए फैक्ट्स को लेकर आना, वो हो जाना था आपका डी। यस, वेरी गुड, डी इज द राइट ऑप्शन। और अभी ज्ञान मिश्रा जी ने भी बताया व्हाट इज रिसर्च, इट इज एमफुल एंड सिस्टमेटिक, इट इज ओनली यूज्ड फॉर गेटिंग टीचिंग एम। बी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इट ऑर्गेनाइज्ड ओनली टू गिव आंसर फॉर बिहेवियर सब्जेक्ट, इट इज इन्वेंटरी एंड अनप्लान्ड प्रोसेस, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज एमफुल एंड सिस्टमेटिक। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच। अभी ज्ञान मिश्रा जी ने भी क्वेश्चन लेकर आए। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया टॉपिक। अब रोल एंड रिसर्च, ये भी वेरी वेरी इजी है, वही ऑब्जेक्टिव की तरह। आपका क्या है रोल एंड आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च का, तो ये भी देख लेना। देखो रिसर्च स्टडी प्लेज अ वेरी वाइटल, वाइटल का मतलब क्या होता है आपका? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वाइटल रोल इन स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ बिजनेस प्रॉब्लम। यहाँ पे मीन्स क्या है? रिसर्च का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि रिसर्च आपकी स्टार्ट कहाँ से होने वाली है जी? प्रॉब्लम से स्टार्ट होने वाली है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल सॉल्यूशन थ्रू सिस्टमैटिक। अब देखो, अब आपको सॉल्यूशन करना है प्रॉब्लम का, किस अप्रोच के साथ करोगे? अनसिस्टमेटिक तरीके से जाओगे, अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाओगे, अनसिस्टम और इनफॉर्मल तरीके से जाओगे? बताओ मुझे। जब आप रिसर्च करोगे और आपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है प्रॉब्लम का, तो किस अप्रोच से जाओगे आप? अनसिस्टमेटिक तरीके से, अनस्ट्रक्चर्ड वे में, इनफॉर्मल तरीके से जाओगे, सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करोगे। ओके, ठीक है, हाँ जी, सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे। अब देखिए नेक्स्ट, in the modern business environment where operational problems are of complex nature, research provide a solution oriented carefully designed procedure, एक प्रोसेस के साथ। और आपको पता है प्रोसेस बेस्ट होता है,
ठीक है। प्रोसेस बेस्ड पे हमने पढ़ा था कि क्या होता है, प्रोसीजर के साथ जाओगे। रिसर्च हेल्प अस टू मीन्स ऐसा नहीं है कि मान लो स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप, ऐसा नहीं कि सीधी 100वीं सीढ़ी पे पाँव रखना है, तो गिरोगे भी ढंग से ही। फिर पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट ही मास्टर्स में पहुंच के +1 +2 करी होगी, कॉलेज करा होगा, फिर मास्टर्स में पहुंचोगे, सिस्टमेटिक तरीके से गए होगे कि डायरेक्ट ही मास्टर्स में पाँव रख दिए थे। पहले पहली करी, सेकंड करा, थर्ड करा, मीन सिस्टमेटिक तरीके से जाओगे, प्रोसेस से होकर जाओगे। और जो शॉर्टकट मारते हैं ना एक चीज मेरी याद रखना, जो शॉर्टकट मारते हैं ना, उनकी उनकी जो नॉलेज होती है ना, वो भी शॉर्टकट टाइप ही होती है। और जो एक प्रोसेस के साथ होकर गुजरते हैं ना, टाइम तो लगता है, नो डाउट टाइम लगता है, पर जो उनकी नॉलेज होती है ना, लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ गेन किया है। तो शॉर्टकटर नहीं बनना है कि हाँ शॉर्टकट मार दिया बस हो गया। कुछ लोग पीएचडी की डिग्री परचेज कर लेते हैं, तो वो एक शॉर्टकट है। तो जब उनकी नॉलेज पता लग जाता है, फिर जब बातचीत करते हैं ना, तो लग जाता है पता है कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। ओके जी। सिस्टमेटिक, हाँ जी, प्रोसेस होना, एक प्रोसीजर के साथ ही चलना। रिसर्च हेल्प अस टू डिस्कवर द फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिनोनिमा। फिनोनिमा होता है कि हम जिस सिचुएशन में जीते हैं, ठीक है। फिनोनिमा का क्या मतलब होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के, फॉर एग्जांपल कोविड-19 में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के। मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तो उसको फिनोनिमा बोला जाता है। कौन है यहाँ पे, मोहम्मद जी का डिफरेंट एक्सपीरियंस था, हेमा गुप्ता का डिफरेंट एक्सपीरियंस था, सियाराम का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिनोमेना का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस किस के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जब आपने मास्टर्स की होगी, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। अभी आप नेट जेआरएफ की तैयारियां करें, सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो उनको बोला जाता है फिनोनिमा, कि हाँ किसका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। ओके, फिनोनिमा उसको बोला जाता है। अब देखिए, दैट एग्जिस्ट इन अ बिजनेस और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग अंडर। अनुसंधान की भूमिका और महत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी व्यावसायिक समस्या के अध्ययन, समझ, समाधान में एक शोध अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा तो फिर निभाएगा ही। अनुसंधान व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से भरोसेमंद समाधान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ये भी होगा। आधुनिक कारोबारी माहौल में जहां परिचालन संबंधी समस्या जटिल प्रकृति की है, अनुसंधान समाधान उन्मुख सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई प्रक्रिया प्रदान करता है। अनुसंधान हमें किसी व्यवसाय या सरकारी संगठन में मौजूद विभिन्न घटनाओं के बीच कार्यात्मक संबंधों की खोज करने में मदद करता है। फिनोनिमा मीन्स विभिन्न घटनाओं में, ठीक है। कोविड-19 के दौरान किसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, इट्स अ फिनोनिमा। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट चलिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो ढूंढना है हमें, ठीक है, तभी रिसर्च करेंगे। ऐसे तो नहीं लगे रहेंगे रिसर्च करने फालतू में, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा और लगे है रिसर्च। और एक और चीज, जो आपकी रिसर्च है ना, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होनी चाहिए, कि मान लो आपने एक ही टॉपिक पे 10 साल लगा दिए जी, 5 साल ठीक है, बट 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, मतलब वो बेस्ट नहीं माना जाता है। कि जल्दी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ जी, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम दी गई, मीन्स आपको एक टॉपिक दिया गया है, आपने उस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो ऐसा नहीं लगे रहे जी, सर्च करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है। मीन्स टाइम भी एक टाइम बाउंड भी एक चीज होती है, कि टाइमली आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मैंने बता दिया आपको ओरली, क्लियर है। लॉजिकल होना चाहिए, ये भी बता दिया आपको, मीन्स फैक्ट होना चाहिए, क्या फैक्ट है तेरी बात में, क्या लॉजिक है तेरी बात में, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मीन्स विदाउट एनी बायसनेस, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्या अपनी ओपिनियन डाल रहे हो, अपनी फीलिंग्स डाल रहे हो, अपने इमोशंस डाल रहे हो, अपनी ऑब्जर्वेशन डाल रहे हो, राइट है रॉन्ग है कोई पता नहीं है, क्लियर है। साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं करी है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चले हो, अपनी फीलिंग अपने इमोशंस थोपते जा रहे हो यहाँ पर, क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। मीन्स आपके आपकी यहाँ पे फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी ऑब्जर्वेशन तभी वैलिड मानी जाएगी अगर वो हैंस प्रूफ हो जाए। अगर वो प्रूफ नहीं हो पाती है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, कानून अंधा है जी, ठीक है। तो उसको प्रूफ चाहिए, क्लियर है। इन पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही बात आएगी यहाँ पे कि पार्शियलिटी, इसको ज्यादा उसको कम, ठीक है। तो पार्शियलिटी भी नहीं होनी चाहिए रिसर्च में। तो पार्शियलिटी वैसे भी नहीं चलेगी कि आपको मान लो एक टॉपिक दिया जाता है,
और आपको बोला जाता है कि आपने रूरल पे रिसर्च करनी है, ठीक है, और आप रूरल से बिलोंग करते हो, तो आप रूरल एरिया की कुछ भी नेगेटिव बात, कुछ भी आप डिसएडवांटेजेस नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आप तो रूरल एरिया से बिलोंग करते हो। हम तो अर्बन एरिया की बेइज्जती करेंगे अच्छी खासी, हम तो अर्बन एरिया को ठीक ठाक बदनाम कर देंगे, बट रूरल एरिया को हम बोलेंगे रूरल एरिया के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो ये क्या हो गया? पार्शियलिटी होगी। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में क्या बोल रहा है कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस या नो? थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ, बट स्पीड में तो चलना पड़ेगा। ओके, दिसंबर में एग्जाम है, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। वैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ। पार्शियलिटी का मीनिंग मैंने बता दिया। आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आप रूरल एरिया की कुछ भी बुरी बात नहीं बताओगे, और अर्बन एरिया की आप धजिया उड़ा दोगे, ठीक है। अर्बन लोग मीन्स जो लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनकी धजिया उड़ा दोगे आप। तो ये क्या माना जाएगा? पार्शियलिटी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो तो सही बात है, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो, मन गढ़ंत कहानियां जपते जा रहे हो, ठीक है। आपको टॉपिक दिया है रूरल एरिया पे, और रूरल एरिया के लिए आपने मन गढ़ंत कहानियां बकी है, बहुत अच्छा है, फलाना है ढिमकाना, और ऐसा है ही नहीं। जब चेक किया तो फिर वो एक्यूरेसी नहीं मानेगी, जो आपने बोला था वो एक्यूरेट नहीं था, और आपने गलत गलत बातें बोल दी। मीन्स अपने रूरल एरिया के अच्छी अच्छी बातें बोल दी पूरी तरह से, ठीक है, उसकी डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं बताई। सिस्टमेटिक, ये तो ऑब्वियसली है, सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। मान लो रूरल एरिया पर आपने रिसर्च करनी है, टॉपिक दिया आपको रूरल एरिया पे रिसर्च करो, और आपने विदाउट एनी कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, सिर्फ आपको बोला था कि इंडिया में रिसर्च करनी है जी। इंडिया तो बहुत बड़ा बता दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में रिसर्च करनी है, और हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये रख लो आप शिमला में रिसर्च करनी है। जितना कम एरिया लोगे ना रिसर्च का, उतना बेटर कर पाओगे। क्लियर है? क्योंकि रिसर्च करने के लिए हमें जगह जगह जाना भी पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, मिलनी पड़ती है, सिचुएशन को देखना पड़ता है। अब शिमला पे मान लो रिसर्च करनी है, तो मैंने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, कभी अपना एरिया पकड़ रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल ही नहीं रही, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, एक प्रोसीजर के साथ चलेंगे, बेस्ट, ठीक है। फिर वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रिजिड हो, आप बहुत ज्यादा फिक्स्ड हो। क्लियर है? तो रिजिड वे में नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके पास। ओके। फिर इम्पेरिकल, अनसर्टिनिटी इज अ फैक्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ बिजनेस। इम्पेरिकल हमारा मेनली जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उसको बताता है इम्पेरिकल। जो आप के खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, इम्पेरिकल रिसर्च उसको बोला जाता है। इम्पेरिकल अनसर्टिनिटी इज अ फैक्ट in every sphere of business. Research provide us inference and generalization that help in forecasting the future happenings in the organization. All private or government organization from their policies on their of basis research conduct. ठीक है। व्यवसाय के हर क्षेत्र में अनुभव जन्य मीन्स के आपके अनुभव क्या क्या है, ठीक है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है, वो इम्पेरिकल को बताता है। ओके, एक्सपीरियंस बेस्ड, हाँ जी, और आपके इम्पेरिकल। उत्कर्ष जी, अभी तक कोई डेट नहीं आई है, प्लीज अपडेट विद गूगल और हेल्प। किसकी डेट नहीं है? एग्जाम की डेट तो आ गई 6 दिसंबर टू आपका 20 दिसंबर। बाकी फॉर्म की डेट नहीं आई है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? सबको समझ आ गया? तो ये जितने भी मैंने लाइंस बताई है ना यहाँ पे, सॉल्यूशन, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, पार्शियलिटी, एक्यूरेसी, सिस्टमेटिक, वेरिएबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पूरे पूरे क्वेश्चन बनेगा, पूरा पूरा कि डाल दिया जाएगा कि रिसर्च इज पार्शियल, मीन्स की जो रिसर्च है, रिसर्च में तो जी पार्शियलिटी होती है, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। समझ रहे हो? हाँ जी, ऑल क्लियर मैम। ओके, इजी टॉपिक है, टफ नहीं। अब देखो रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्वियसली, क्योंकि साइंटिफिक है आपका रिसर्च जो है, साइंटिफिक हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या फिर हम साइंटिफिक वे से इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक सिस्टमेटिक वे है हमारा इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, इंफॉर्मेशन को गेन करने का, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो साइंटिफिक वे से हम करेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आएगा, रिलायबिलिटी आएगी, वैलिडिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगा, सिस्टमेटिक, रेप्लीकेबल, लॉजिकल, साइक्लिकल, कंट्रोल्ड फैक्टर, ये भी बताएंगे आपको, बहुत बार पूछा जाता है कंट्रोल्ड क्या होता है, कंट्रोल्ड रिसर्च। क्रेडिबिलिटी हो गया आप लोगों का, ठीक है। जनरलाइजेबिलिटी हो गया, इंपेरिकल रिसर्च हो गया, बाकी हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी, फ्रॉम फ्री फ्रॉम बायस, ये मैंने पहले ही बताई दिया था। रिलायबिलिटी आपका शुड गिव सिमिलर, ठीक है, रिजल्ट इफ डन ओवर टाइम इन सेम सेटिंग, मीन कंसिस्टेंसी, सिमिलर रिजल्ट, ये भी बता दिया था पहले ही आपको। एक्यूरेसी, ट्रूथ एंड करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट एज इट इज, ये लाइन पूछी गई है।
ठीक है, ऐसे मत समझो इन लाइनों को कि हाँ मैम ऐसे ही बता रही है, एज इट इज ये लाइन पूछेगी, एक्यूरेसी पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में ट्रूथ एंड करेक्टनेस आपकी एक्यूरेसी होगी, वैलिडिटी कुड बी वेरीफाइड बाय अदर्स। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, और वैलिड तभी माना जाता है कोई चीज जबकि कुड बी वेरीफाई फॉर अदर्स। ठीक है, कि हाँ हम आपकी रिसर्च को मानते हैं, जैसे कि आपकी जो थीसिस होती है वो कब वैलिड मानी जाती है, जब 3-4 यूनिवर्सिटीज उसको चेकआउट करती है कि हाँ ये वैलिड है। एक 2 यूनिवर्सिटीज होती है आपकी इंडिया की और एक यूनिवर्सिटी होती है फॉरेन की, फिर जाके आपकी थीसिस होती है जो एक्सेप्टेबल होती है। ओके जी, 2-3 यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और टाइम हो गया है। सिम्टम्स, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होगा मैम। अनुसंधान के लक्षण, ये पता नहीं गूगल ट्रांसलेट ने तो यही किया है लक्षण। वास्तुनिष्ठता, पूर्वग्रह से मुक्त, विश्वसनीयता, ये कर लेना, सटीकता, कथन की सत्यता और सत्यता, वैधता दूसरों द्वारा सत्यापित की जा सकती है। ओके, आपने गले के लिए गर्म पानी में हल्दी डालकर गलाले करने किए हैं प्रियांशु जी, मॉर्निंग में किए हैं। नमक, खाना नहीं खाया है आज मॉर्निंग से लेकर, इतनी हालत खराब है गले की दर्द की वजह से। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं, बार बार यही बात बोल रही हूँ, पता ही नहीं चलेगा कब कैसे दिसंबर आ गया, टाइम ऐसे ही बीतता जाएगा, टाइम आप लोगों का वेट नहीं करेगा, वो आप लोगों के लिए नहीं रुकेगा। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे सभी ध्यान देंगे। मैम जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उसे बुक 299 मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं पता, बुक की नॉलेज नहीं है। जीतू सर से पूछना, जब उनकी क्लास होगी तो बुक का जितना भी आपको पूछना है जीतू सर से पूछ लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। कल मिलते हैं 7 PM रिसर्च के साथ। कल हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टाइप्स करेंगे। ओके जी, ऑब्जेक्टिविटी, ओके, हाँ ये भी कर लेंगे। ठीक है, इनके कुछ मीनिंग, वैसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मैं सोच रही हूँ वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये थोड़े थोड़े मीनिंग बता दूंगी क्या क्या मीनिंग है इनके शॉर्ट में। ओके, थैंक यू जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल ही मिलेगी पीडीएफ की, आज फोल्डर बन जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड का, कल पीडीएफ मिल जाएगा।